नमस्कार, मैं तारिक अमान। आप देख रहे हैं BNE24 नेशनल। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोर से है। पहले चरण के नामांकन के बाद दूसरे चरण के नामांकन की तैयारियां शुरू है। इसी के बीच आज हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के कांग्रेस नेता परवेज आलम साहब के पास। आइए हम लोग जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन की तैयारियां कैसे चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया। सर, जैसे कि 2015 विधानसभा चुनाव बिहार में कांग्रेस ने 41 सीटों पे लड़ी थी, बहुत अच्छा सीटें निकाल पाई, 27 सीटों से हासिल किया, लेकिन इस बार 70 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। क्या उम्मीद है, कितने सीट आ जाएंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है कि स्ट्राइक रेट पहले से भी और बेहतर होगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का कुशासन केंद्र में और बिहार में नीतीश बाबू ने जो गठबंधन धर्म को धोखा दिया, 2015 में गठबंधन को वहाँ के लोगों ने चुना था, मेजॉरिटी दी थी। उसके बाद नीतीश जी ने उस गठबंधन का उस मैंडेट का सम्मान नहीं करके उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया। तो अब मुझे लगता है कि बिहार के लोग भी इनको सबक सिखाने के लिए कमर कस चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आरजेडी और कांग्रेस मिलके सरकार बनाएगी। और जिस तरह से बिहार में माइग्रेंट लेबर्स का इशू रहा, बेरोज़गारी अपने चरम पे है, चमकी बुखार और जंगल राज, आए दिन कभी मर्डर हो रहा है, कभी कहीं बलात्कार के केस सुनने को मिल रहे हैं। मुजफ्फरपुर कांड जो पूरे देश नहीं बल्कि विश्व में चला, उसकी जो षड्यंत्र जिन लोगों ने किया था उसकी पत्नी को टिकट दिया गया। इस तरह इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार जी की अपनी प्रायोरिटी क्या है, वो क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता इस बार इनको सबक भी सिखाएगी और कांग्रेस और आरजेडी का स्ट्राइक रेट उम्मीद से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सर, महागठबंधन का क्या क्या मुद्दा होने वाला है, किन किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, इस बार के मुद्दे, सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो यही तो है कि नीतीश कुमार जी ने जो मैंडेट दिया था 2015 में, उसका धोखा देके भाजपा के गोद में जाके बैठ गए। जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार आर्थिक नीतियां रही हैं, कोविड महामारी के वक्त देश को पूरे बर्बादी के कगार पे ले जाकर खड़ा कर दिया है आज, और नीतीश कुमार उस गठबंधन के चेहरा हैं। तो मुझे लगता है कि जनता खुद ही, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मुद्दे क्या हैं। मुद्दे तो हैं ही, बेरोज़गारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, गरीबी मुद्दा है, माइग्रेंट लेबर्स जो गए बिहार वो एक बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा बिहार में बड़ा मुद्दा है, युवाओं को रोज़गार चाहिए ये बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बड़ा मुद्दा है, कोविड महामारी को लेकर बिहार की तैयारियां बिल्कुल न के बराबर है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मुद्दे अनगिनत हैं और मुझे लगता है कि बिहार के लोग उन मुद्दों को नज़र में रखकर ही इस बार फैसला करेंगे और सरकार बनाएंगे। सर, बिहार का सबसे बड़ा ये सवाल है और सबसे बड़ा मुद्दा है कि हर साल बिहार में बाढ़ आता है, लेकिन सरकार का कहना है कि 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद भी सेफ है बिहार, लेकिन 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद आधा आबादी जो है वो डूब जाती है। क्या कहेंगे इस पे? इसको लेकर कोई विल पावर नहीं है सरकार में। ये अगर लगातार बार बार बाढ़ से वहाँ के लोग, एक बड़ी आबादी ग्रसित हो रही है, तो सरकार उसके लिए पहल करे, कुछ ना कुछ प्लान बनाए, कुछ ना कुछ स्कीम बनाए। आपको कहीं कुछ बनाना है, कहीं आपको कुछ बनाने की ज़रूरत है तो वो बनाइए ना, आप उसकी तैयारी कीजिए। आप तो जिस पुल का उद्घाटन करने के जाते हैं 1 महीने बाद वो पुल गिर जाता है। तो इस तरह की बिहार सरकार की तैयारियां होंगी तो बाढ़ से आपको निजात नहीं मिलने वाला, छुटकारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाढ़ को लेकर आप कभी सीरियस होते ही नहीं है। बाढ़ जब आया उस वक्त आपने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे वादे किए, लेकिन जैसे ही वो वक्त ख़त्म हो जाता है बारिश का, या वो टाइम जब ख़त्म हो जाता है, तब फिर आप वो भूल जाते हैं, फिर वो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। फिर अगले साल जब बाढ़ का वक्त आएगा तब उस पर चर्चा होती है, क्योंकि आपके पास विज़न नहीं है, प्लान नहीं है, सोच नहीं है, इसलिए आप वो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। सर, एनडीए का कुछ नेता है जो कि बोलते हैं कि ये प्राकृतिक है, जब बारिश होगी तो बाढ़ आएगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, भाजपा के लोगों के बड़े ऐसे बिगड़े बोल हैं। वो कोविड महामारी के साथ भी ऐसे ही कहते हैं, भारत की जो अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है उसके लिए भी कहते हैं कि ऊपर वाले की वजह से हो रहा है। तो भाई, जो नेचुरल क्लैमिटी है उसको लेकर भी तो आप एक कोशिश कर सकते हैं ना कि कम से कम नुकसान हो, आप उसकी तैयारी तो कर सकते हैं।
सबको पता है कि एक ख़ास महीने में बाढ़ आता है, बाढ़ से लोग परेशान होते हैं, तो आप उसके लिए पहले से कुछ तो तैयारी करें। जब आप तैयारी करेंगे नहीं तो भगवान भरोसे छोड़ देंगे। तो भाजपा के नेताओं के बारे में यही तो है कि वो बिगड़े बोल, हमेशा समाज तोड़ने वाले बोल, बिगड़े बोल होते हैं हमेशा इनके। सर, अभी भारत का सबसे बड़ा मुद्दा ये हाथरस कांड, जिस पे पूरा देश दुखी है, लेकिन इस पे इनके पीछे जो हाथरस में जो एसडीएम और डीएम जिन्होंने ये बर्बरता बरती, अभी भी उनके सर पे और उनके ऊपर अभी भी शासन का हाथ है। क्या बोलेंगे, अभी भी पद पर बने हुए हैं? देखिए, बहुत अफसोस की बात है जो हाथरस में 19 साल की बच्ची के साथ हुआ, एक बहन के साथ हुआ, जिस तरह से उसके साथ बर्बरता की गई, गैंग रेप, ज़ुबान काटना, गर्दन की हड्डी तोड़ देना, बैकबोन तोड़ देना, मतलब कितनी बड़ी त्रासदी उस परिवार के साथ। और आज भी उस परिवार को अपनी सुरक्षा को लेकर शंका बना हुआ है, भरोसा नहीं है उनको तंत्र पे। और डीएम, बेशरम डीएम हाथरस का, जाके उनको घर पे धमका रहा है कि आज मीडिया है, आज लोग हैं, कल ये नहीं होंगे। सच है, लोग नहीं होंगे, लेकिन इसका क्या मतलब? आज़ाद भारत में इस तरह का कभी किसी ने न देखा है न सुना है कि जो पीड़ित परिवार है आज उसको लज्जित किया जा रहा है, आज उसको धमकाया जा रहा है, आज उसको डराया जा रहा है। और आसपास जितने भी जो आरोपी के परिवार हैं या उसके टीम के लोग हैं या उसके सदस्य हैं, उस गांव में उस बिरादरी के लोग हैं, वो हर दिन मीटिंग करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। और बीजेपी और प्रधानमंत्री का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि जब बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कैसे? ये कोई पहला मामला नहीं है हाथरस में। भाजपा, इससे पहले भी भाजपा के कई सारे नेता इन्वॉल्व थे और आज भी भाजपा उनको बचाने पे लगी आरोपियों को। आज पीड़ित के साथ नहीं खड़ी है सरकार। सर, सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले ट्रेंड कर रहा था, जो बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये बदल के बेटी बचाओ और बलात्कार कराओ। क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये चलो, अगर कोई कांग्रेस पार्टी या कोई अपोजिशन का आदमी ये कहता तो शायद कहते कि चलो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये तो लोगों की आवाज़ है, ये देश की जनता की आवाज़ है, देश की महिलाओं की आवाज़ है, देश की बेटियों की आवाज़ है जो अपने आप को आज असुरक्षित महसूस कर रही है। तो हाथरस का जो मुद्दा है, मुझे लगता है बिहार में भी, बिहार के दलित, शोषित, पिछड़े, गरीब, वंचित, वो भी इस सरकार को करारा तमाचा मारेंगे कि जिस तरह से भाजपा और भाजपा के लोग आज आरोपी को बचाने में लगे हुए हैं, न कि पीड़िता के साथ खड़े हुए हैं। और सिर्फ यही एक बड़ा मुद्दा नहीं है, मैं एक बड़ा मुद्दा आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जिस तरह से किसान विरोधी बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, बिहार के किसान भी बैठे हुए हैं कमर कस के इस सरकार को सबक सिखाने के लिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से मंडियों को ख़त्म किया जा रहा है, जिस तरह से किसानों को ख़त्म किया जा रहा है और बड़े बड़े कॉरपोरेट को इसमें लाया जाएगा, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और वहाँ के लोग बड़े समझदार हैं, पॉलिटिकली बहुत समझदार लोग हैं। मुझे पूरा यकीन है कि नीतीश और मोदी जी के जोड़ी को वहाँ की जनता धूल चटा देगी इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। हमारे साथ आज मौजूद थे दिल्ली कांग्रेस के नेता परवेज आलम साहब। आप देख रहे थे BNE 24 नेशनल। शुक्रिया।